गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। तो फाइनली आज हम लोग अपनी क्लासेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे हम लोग क्लास 9th और 10th की तीनों साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंटर के लिए हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को पढ़ेंगे। तो अभी आज हम लोग क्लास 10th की साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आज उसको अभी स्टार्ट करेंगे और उसको बेसिक बातें करेंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उसको आगे लेकर के चलते रहेंगे इसी प्रकार से। और डेली हम लोग अब क्लासेज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आप लोग चैप्टर अच्छा हाँ कापी पेन और निकालिए आप लोग, और साथ साथ आपको लिखते रहना है, ठीक है, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। तो कापी और पेन निकालो और चैप्टर का नाम लिखो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये आपकी क्लास 10th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, पार्ट 1। है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें आपको पहले जानना है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम लोग पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं। वैसे आप लोग ये कक्षा 9-8 में आपको पढ़ाया गया है, कक्षा 8 में 7 में आपको पढ़ाया जाता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं तो नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना होगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती कैसे हैं, क्यों होती हैं। तो आपको पहले बता दें, कक्षा 7 की केमिस्ट्री में आपको ये चीज़ पढ़ाया होगा, परिवर्तन क्या होते हैं, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, है ना। आप लोग पढ़े होंगे, कक्षा 7-8 में पढ़ के आए हैं आप लोग। 9th में नहीं पढ़ा जाता, लेकिन 7th और 8th में पढ़ाया जाता है कि परिवर्तन क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा पहले उससे भी बात कर लेंगे, परिवर्तन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, फिर उसके हम लोग चैप्टर में आगे करेंगे। तो परिवर्तन जैसे शब्द से ही आपको पता है, परिवर्तन मतलब होता है बदलना, मतलब किसी चीज़ का एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाना, वही परिवर्तन है ना। मान लीजिए आपको एग्जाम्पल लेकर थोड़ा समझा रहे हैं। परिवर्तन मतलब वो परिवर्तन किसी प्रकार से हो सकता है, उसका रंग बदल सकता है, उसका रूप बदल सकता है, उसका आकार बदल सकता है, उसकी स्थिति भी बदल सकती है, और यहाँ तक उसकी अवस्था भी चेंज हो सकती है परिवर्तन में। मतलब अगर वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज हो सकता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल बहुत फेमस आप लोग अक्सर देखते हैं, आप सबके घर में होता है। मान लीजिए हमारे पास पानी है, पानी पहले किस अवस्था में होता है सबको पता है, द्रव अवस्था में होता है सामान्यतः, है ना। मतलब कोई पदार्थ उसकी 3 अवस्थाएं आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ठोस, द्रव, गैस, 3 अवस्थाएं होती हैं। तो पानी सामान्यतः द्रव अवस्था में होता है, लेकिन अगर उस पानी का हम लोग मान लीजिए फ्रिज में रखते हैं, पानी पहले किस अवस्था में, द्रव अवस्था में। पानी अभी है द्रव अवस्था में, इसकी अवस्था क्या है, द्रव, है ना। अब इसको मान लीजिए आपने रख दिया फ्रिज में ठंडा करने के लिए। जो आप इसको फ्रिज में रख देते हैं तो पानी से क्या बन जाता है, बर्फ बन गया। पहले था पानी, पानी क्या बन गया, बर्फ। तो जब ये पानी था तब ये था द्रव अवस्था, मतलब इसकी अवस्था कुछ और थी जिसका नाम द्रव था। हमने इसको रखा फ्रिज में ठंडा करने के लिए, तो जब ये ठंडा होता है, ठंडा होकर क्या बन गया, बर्फ बन गया। अब इस बर्फ की अवस्था अभी अगर हम पूछें आपसे क्या है, तो इसकी अवस्था क्या हो गई, ठोस हो गई। तो पहले पानी था किस अवस्था में, द्रव अवस्था में, इसको आपने ठंडा किया, ठंडा करने पे क्या बना, बर्फ बना, बर्फ की अवस्था क्या हो गई, ठोस हो गई। तो मतलब इसकी अवस्था में परिवर्तन आया, पानी द्रव अवस्था, बर्फ ठोस अवस्था। तो मतलब अवस्था चेंज हुई द्रव से ठोस, तो इसका मतलब पानी में क्या हुआ, एक चेंज हुआ, एक परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो यही परिवर्तन हमको पढ़ने हैं, परिवर्तन होते कितने प्रकार के हैं पहले, समझिए बात को। तो मतलब पानी से बर्फ का बनना, ये क्या है, परिवर्तन। इस परिवर्तन में क्या चेंज हुआ, इस पदार्थ की अवस्था चेंज हुई। मतलब पानी पहले द्रव अवस्था में था, अब वो किस अवस्था में आ गया, ठोस अवस्था में, ठीक है। तो मतलब एक पदार्थ हमने लिए एग्जाम्पल लिए पानी, पानी को हमने ठंडा किया और बना बर्फ। पानी की अवस्था पहले थी द्रव, द्रव से वो ठंडा होने क्या बन गया, ठोस बन गया, ठोस अवस्था में आ गया। उसकी अवस्था में परिवर्तन आ गया, इसका मतलब कोई ना कोई एक चेंज इसमें आया। इसी प्रकार मान लीजिए एक एग्जाम्पल मान लेते हैं। मान लो आपने मोम लिया, मोमबत्ती कह सकते हो, मोम। इसको जब हम जलाते हैं तो जलाने में क्या होती है, मोम पिघलती है ना। मोम जब बनी, मोमबत्ती मान लो बनी है, ये मान लो मोमबत्ती है, मोमबत्ती कुछ ऐसे बनी होती है, ये मोम है। इसको अभी ये ठोस अवस्था में है, अभी ये जो मोम बनी हुई है ठोस अवस्था में है। इसको हम जब जलाते हैं, जलाने में क्या होती है, पिघलती है मोम। जब ये पिघलती है तो ठोस से किसी में गई, द्रव में गई, है ना। मतलब मोम को हमने जलाया, जलाने पे क्या हुई, पिघली। तो पिघलने से पहले मतलब जब हमने नहीं जलाया था तो उस टाइम ये ठोस अवस्था में थी। हमने इसको जलाया तो पिघल गई, पिघलने पे कौन सी अवस्था में आ गई, द्रव अवस्था में। तो मतलब इसकी भी अवस्था में क्या हुआ, एक चेंज हुआ, मतलब इसमें भी क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो ये परिवर्तन मतलब इस प्रकार से समझ सकते हैं, परिवर्तन किसी भी चीज़ में हो सकता है।
वो उसकी अवस्था बदल सकती है, उसका रूप बदल सकता है, उसका रंग बदल सकता है, उसके रासायनिक संगठन भी चेंज हो सकते हैं, मतलब उनके बीच जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्ड भी चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कोई पदार्थ है उसमें परिवर्तन मुख्यतः दो ही प्रकार से होते हैं। या तो एक परिवर्तन होगा जो मतलब कुछ समय के लिए होगा, मतलब वो हमेशा हमेशा के लिए नया पदार्थ नहीं बनता, और कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं कि जिनमें क्या होता है कि उसके बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्ड चेंज हो जाते हैं, तो वो परिवर्तन स्थायी होते हैं। तो इस आधार पर फिजिक्स में हम लोग या केमिस्ट्री में परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। तो पहला है भौतिक परिवर्तन और दूसरा क्या है रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। परिवर्तन को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। परिवर्तन इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, और दूसरा क्या है, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, ये दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक और दूसरा क्या है रासायनिक। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ की अवस्था मतलब उसमें कोई ना कोई चेंज तो आता है, लेकिन वो जो चेंज होता है वो बिल्कुल परमानेंट हमेशा हमेशा के लिए नहीं आता। मतलब एक नया पदार्थ कोई बनेगा, वो पदार्थ बना तो है नया, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं बनता। उसको अगर हम चाहें तो फिर से पहले वाले पदार्थ में चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लो पानी वाला दिए थे कि मान लो पानी था, इसको आपने ठंडा किया, अभी ये द्रव अवस्था में, इसको आपने ठंडा किया तो क्या बन गया, बर्फ बन गया। बर्फ अभी किस अवस्था में आ गया, अभी आ गया ठोस अवस्था में। ठीक, पानी द्रव अवस्था, इसको हमने ठंडा किया, ठंडा करने पे किस अवस्था में आ गया, ठोस अवस्था में आ गया। ये हमने इसको ठंडा कर दिया। ठीक है, ठंडा करने पे क्या अवस्था में बन गया, द्रव अवस्था में, सॉरी ठोस अवस्था में। तो पानी से क्या बना, बर्फ बना। तो परिवर्तन तो हुआ क्योंकि अवस्था में चेंज हुआ। लेकिन अगर हम चाहें तो इस बर्फ से पुनः पानी बना सकते हैं। भाई आप इसको रख दीजिए, निकाल करके ऑक्सीजन की उपस्थिति, मतलब जहाँ पे इसको हवा लगे तो पानी, बर्फ क्या बन जाएगा, फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब फिर से पानी बदल जाएगा। मतलब पदार्थ की पहली अवस्था क्या थी, पानी जो द्रव अवस्था में था उसको हमने ठंडा किया तो द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में आया, यानी बर्फ बना। तो क्या हुआ, परिवर्तन तो हुआ। लेकिन हमने चाहा कि अगर हम बर्फ से पानी बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं। भाई आप बर्फ को ऑक्सीजन की उपस्थिति चाहिए, हवा की उपस्थिति में, ये फिर क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, और पिघलने के बाद ये फिर से किस अवस्था में आ जाएगा, द्रव अवस्था में। ठीक है, तो मतलब कोई भी एक ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात अगर हम चाहें कि बने हुए उस नए पदार्थ से पहले वाले पदार्थ को पुनः प्राप्त कर लें। फिर से मतलब एक ऐसा परिवर्तन कि जिसमें हमने कोई परिवर्तन तो किया, परिवर्तन के पश्चात एक नया पदार्थ बना, लेकिन अगर हम चाहें कि बने हुए उस नए पदार्थ से पहले वाले पदार्थ को पुनः प्राप्त कर लें, तो अगर हम ऐसा कर सकते हैं कि मतलब बने हुए पदार्थ से पहले वाले पदार्थ को पुनः प्राप्त कर लेते हैं, तो उस परिवर्तन को हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे पानी का बर्फ में बदलना, तो पहले पानी था, पानी बर्फ में बदला, हमारा मन हुआ, हमने बर्फ से फिर पानी बना लिया, तो बना तो पदार्थ, लेकिन वो हमेशा हमेशा के लिए नहीं बना। मतलब पानी से बर्फ बना था, लेकिन ये नहीं कि अब बर्फ अगर बन गया है तो उस बर्फ को हम पानी नहीं बना सकते, बना सकते हैं। तो ये जो परिवर्तन हुआ मतलब पानी का बर्फ में बदलना है, कैसा परिवर्तन है, एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन। समझ गए। चलो अब एक रासायनिक परिवर्तन समझते हैं। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो भौतिक परिवर्तन होते हैं तो इसमें जो पदार्थ बनता है वो पदार्थ कैसा बनता है, हमेशा हमेशा के लिए तो बनता नहीं है। ठीक है, मतलब कुछ समय के लिए बनता है, अगर हम चाहें तो उसको फिर से पहले वाले में चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए इन्हें हम कहते हैं कि ये सब क्या होते हैं, जितने भी भौतिक परिवर्तन होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। मतलब हमेशा के लिए परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, ये अस्थायी होते हैं। अच्छा, इन्हें एक नाम और दिया जाता है। तो मतलब कोई भी ऐसी चीज है कि जो अगर मान लो फिर से लेकर समझा है, पानी था, ये पानी से बर्फ बना, तो नए पदार्थ से अगर पहले वाले पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकें, मतलब पहले पदार्थ का था पानी, पानी से बना बर्फ, यानी ये जो नया पदार्थ बना है इस पदार्थ से अगर पहले वाले पदार्थ को हम पुनः प्राप्त कर लें तो इसका मतलब ये पीछे की दिशा मतलब उल्टा हो रहा है ना। इसलिए इसको हम लोग साइंस की भाषा में कहते हैं उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब जो रिवर्स होते हैं, मतलब पहले वाले पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सके। तो इसलिए भौतिक परिवर्तन को हम लोग एक नाम और देते हैं, उन्हें क्या नाम देते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन। उत्क्रमणीय परिवर्तन, उत्क्रमणीय परिवर्तन। ठीक है, मतलब भौतिक परिवर्तन को आप दो नाम से और बता सकते हैं। एक तो आप उसे क्या कहेंगे, अस्थायी, क्योंकि जो पदार्थ बनता है वो हमेशा हमेशा के नहीं बनता,
वो टेम्परेरी होता है। और चूंकि वो रिवर्स रिएक्शन में भी होता है, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में होता है, मतलब पहले वाले पदार्थ को आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए आप इसे और क्या नाम देंगे, उत्क्रमणीय परिवर्तन। ठीक है, चलो अब समझते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि जो एक नया पदार्थ बनेगा वो हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल बन जाएगा, मतलब परिवर्तन तो इसमें होगा, परिवर्तन के बाद एक नया पदार्थ बनेगा, लेकिन वो जो नया पदार्थ बनता है वो एक बिल्कुल फिक्स बन जाता है हमेशा के लिए, मतलब फिर उस वाले पदार्थ को आप पहले वाले पदार्थ में चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपको एग्जाम्पल समझाएं, मान लो हम लोग खाना खाते हैं, खाने में जो भोजन मतलब करते हैं वो सामान्यतः स्टार्च के फॉर्म में होते हैं। स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। जितने भी आप लोग खाना खाते हैं, दाल रोटी सब्जी, ये सब सबके स्टार्च हैं। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट कौन सा, ये पॉलीसैकेराइड कहा जाता है इसको। ये आगे पढ़ना है आपको क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड। मतलब हमारे भोजन सामान्यतः स्टार्च के फॉर्म में होते हैं। वो कैसा स्टार्च है, एक प्रकार का मतलब पॉलीसैकेराइड है। इसको हम खाते हैं, खाने के पश्चात क्या बनता है, इसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद आप सबको पता है, आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, कक्षा 9 बायोलॉजी में पढ़ा गया है कि डाइजेशन के पश्चात ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब ये पचता है, पचने के पश्चात ये क्या बनाता है, ग्लूकोज के फॉर्म में चेंज हो जाता है। मतलब स्टार्च से अभी क्या बन गया, अब ये बन गया ग्लूकोज। मतलब पहले वो खाने से पहले क्या था, स्टार्च के फॉर्म में था, जो कि एक पॉलीसैकेराइड मतलब एक प्रकार कार्बोहाइड्रेट ही है। हमने खाया, खाने के पश्चात क्या हुआ, पाचन हुआ हमारी बॉडी के अंदर, डाइजेशन हुआ। डाइजेशन के पश्चात स्टार्च क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। ये जो ग्लूकोज है ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन इसको लोग बोलते हैं मोनोसैकेराइड। ये क्या है, एक प्रकार का मोनोसैकेराइड है, ठीक है। मतलब ये इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके जो अणु होते हैं वो काफी बड़े होते हैं। पाचन के पश्चात ये मॉलिक्यूल्स छोटे भागों में टूट जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड कहते हैं। मतलब खाना पहले स्टार्च के फॉर्म में था, हमने इसको खाया, खाने के पश्चात उसका डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के पश्चात वो क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया, जो कि क्या है, अभी एक प्रकार का मोनोसैकेराइड है। तो अगर हम अब ये चाहते हैं कि इस पचे हुए ग्लूकोज को पुनः स्टार्च में कन्वर्ट कर दें, मतलब स्टार्च था वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, मतलब एक परिवर्तन तो हुआ, है ना। लेकिन अगर अब हम चाहें कि ये जो ग्लूकोज बन गया है, इस ग्लूकोज को हम लोग पुनः स्टार्च में चेंज कर लें, तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब इस ग्लूकोज जो बन गया है, जो ग्लूकोज बना है, ये अब एक परमानेंट बन गया, मतलब हमेशा हमेशा के लिए ग्लूकोज बन गया। अब इस ग्लूकोज को हम चाह करके भी स्टार्च में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब स्टार्च में बदल नहीं सकते। तो इसलिए ये परिवर्तन अब कैसा हो गया, एक प्रकार का, क्योंकि स्थायी है, मतलब हमेशा के लिए बन गया, है ना। तो इसलिए क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन। मतलब रासायनिक परिवर्तन में जो परिवर्तन होता है वो स्थायी होता है, मतलब जो नया पदार्थ बन जाएगा फिर उसको आप पहले वाले पदार्थ में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक इसका एग्जाम्पल हो गया स्टार्च का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, एक प्रकार का ऐसा परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन, ये स्थायी होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि इनको हम पहले वाले पदार्थ में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब ये रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाते, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, जैसे इन्हें कहते थे उत्क्रमणीय, इसी प्रकार इनको हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या है कि जो रिवर्स डायरेक्शन में ना हो, मतलब जिनसे पहले वाले पदार्थ को पुनः ना प्राप्त किया जा सके, ठीक है, वो होते हैं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। ओके, तो मतलब परिवर्तन दो प्रकार के, भौतिक और रासायनिक। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि एक ऐसा परिवर्तन हो जिसमें कोई नया पदार्थ बना, लेकिन अगर हम चाहें तो उस नए वाले पदार्थ से पहले वाले पदार्थ को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। अब चूंकि हम पहले वाले पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए वो स्थायी नहीं होते, इसका मतलब। और अगर वो स्थायी नहीं होते तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, एक नाम और दिया जाता है अस्थायी परिवर्तन या फिर उत्क्रमणीय परिवर्तन। मतलब जो रिवर्स डायरेक्शन में होते हैं उन्हें उत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन जस्ट इसी का उल्टा होता है, मतलब इसमें क्या होता है कि जो पदार्थ नया बनता है वो स्थायी बन जाता है, मतलब हमेशा हमेशा के लिए बन जाता है, तो उसको हम चाह करके भी पहले वाले पदार्थ में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या होते हैं, वो स्थायी होते हैं। और जो स्थायी होते हैं उन्हें हम एक नाम और देते हैं, क्या, अनुत्क्रमणीय, ठीक है। चलो, तो कहे आपकी हाई स्कूल में पूछा नहीं जाता, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को समझने से पहले आपको एक समझना जरूरी था, इसलिए हमने इसको बता दिया कि परिवर्तन क्या होते हैं, ठीक है। तो परिवर्तन समझ में आ गया।
तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ये दो प्रकार के परिवर्तन मुख्यतः होते हैं। अब आपसे एक एग्जाम्पल पूछते हैं। कक्षा 7 में एग्जाम्पल आप लोग पढ़े होंगे, बहुत ही फेमस है कि मोम का पिघलना। अगर हम आपसे पूछें कि मोम का पिघलना, मोम मतलब मोमबत्ती कह सकते हो, मोम का पिघलना ये कैसा परिवर्तन है, ये बताना है आपको कैसा परिवर्तन है। मोम का पिघलना कैसा परिवर्तन है, भौतिक या रासायनिक? भौतिक या रासायनिक? और मोम का जलना, मोम का जलना कैसा परिवर्तन है? ये दो परिवर्तन, ये कक्षा 7 की बुक में आपको मिल जाएंगे। मोम का पिघलना कैसा परिवर्तन है और मोम का जलना कैसा परिवर्तन है। तो सोचो जरा क्या हो सकता है, सोचो भाई सोचो, मोम का पिघलना कैसा परिवर्तन हो सकता है और मोम का जलना कैसा हो सकता है, बताओ। तो सोच ली, तो क्या इसका आंसर है? इसका आंसर तो हो गया भौतिक परिवर्तन, यही सोचे हो, ये हो गया भौतिक परिवर्तन। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो भौतिक क्यों होगा? क्योंकि भाई आपने मोम को जलाया, मतलब मोमबत्ती मान लो कह सकते हो, मोम के लिए मोमबत्ती कह सकते हो। मोम आप मिलाया, मोम किस अवस्था में थी? पहले ठोस अवस्था में। आपने उसको जब जलाते हो मतलब वो पिघलती है, तो पिघलने के बाद वो ठोस से किस में कन्वर्ट हुई? लिक्विड में, मतलब द्रव अवस्था में चेंज हुई। और वो जब द्रव अवस्था में चेंज हुई उसके बाद, मतलब पहले उसकी अवस्था थी ठोस, ठोस से आपने जब उसको जलाया मतलब वो पिघली, पिघलने के बाद किस अवस्था में गई? द्रव अवस्था में। और आप जब वो जल जाती पूरी तरह से, मतलब फिर से ठंडी होती, ठंडी होने के बाद मतलब पहले ठोस थी, ठोस से गई किस में? द्रव में। और फिर ठंडी होने के पश्चात द्रव से फिर किस में आ गई? ठोस में। तो मतलब पहले अवस्था चेंज हुई ठोस से द्रव, और चूंकि फिर वही द्रव अवस्था किस में कन्वर्ट हो गई? पहले वाली अवस्था में, मतलब ठोस अवस्था में। तो मतलब क्या हुआ कि हमने चेंज तो किया, लेकिन चेंज होने के पश्चात जो नया पदार्थ या जो नई अवस्था आई, उस अवस्था से वो पहले वाली अवस्था में पुनः कन्वर्ट हो गई, मतलब चेंज हो गई। इसलिए कैसा है? एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, मतलब चूंकि अस्थायी था, है ना, इसलिए क्या है? एक भौतिक परिवर्तन। और मोम का जलना, मोम का जलने का मतलब क्या होता है? जब मोम जलती है तो उसमें आपने देखा होगा कुछ मोम मान लो आपने जलाया, जलाने के पश्चात कुछ मोम जो होती है वो जल करके वेपर फॉर्म में चेंज हो जाती है, मतलब वाष्पीकृत होकर के उड़ जाती है ना। मतलब मोम कुछ तो यहाँ पे जल करके नीचे पिघल करके बैठ जाती है तली पे जहाँ पे आप जलाते हैं, और कुछ मोम उसमें जलते समय क्या होती है? वो वेपर के फॉर्म में वाष्प बन करके उड़ जाती है। और जब जलती है जो उड़ गई उसको आप तो कन्वर्ट नहीं कर सकते उस फॉर्म में, ठीक है। तो वहां से उसके जलने से क्या प्राप्त होती है? हमको हीट एनर्जी प्राप्त होती है। यूँ कह सकते हो कि उसके जलने से हीट एनर्जी प्राप्त हुई, मतलब ऊष्मा प्राप्त हुई। तो वो जो ऊष्मा प्राप्त हो गई हमको, अब हम चाहें कि उस ऊष्मा को पुनः मोम में कन्वर्ट कर दें, उससे पुनः मोमबत्ती बना लें, तो हम उससे नहीं बना सकते। ऊष्मा प्राप्त हो गई, लेकिन ऊष्मा जो प्राप्त हुई है उससे हम पुनः मोम को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए क्या है? एक प्रकार का स्थायी परिवर्तन है। और स्थायी है तो मतलब क्या है? रासायनिक है। समझ गए बात को? तो मतलब मोम का पिघलना और मोम का जलना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। मोम का पिघलना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है और मोम का जलना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। चलो अच्छा, एक एग्जाम्पल और बताओ जरा सोच के क्या हो सकता है। ये भी आपसे पूछा जाता है, कक्षा 7 में पूछा गया होगा। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। चलो सोच के बताओ कैसा परिवर्तन हो सकता है, भौतिक या रासायनिक? सोचो भाई, टाइम है आपके पास। तो हो गया, कौन सा है? तो बताओ, अगर लोहे पे जंग लगा है, लोहे पे जंग लगा, जंग लगने में लोहा खराब हो गया है ना। तो वो जो लोहा खराब हो गया है जंग लगने पे, क्या उसको हम पुनः उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे लोहा था? नहीं कर सकते। इसका मतलब लोहे पे जंग लगना एक प्रकार क्या है? रासायनिक परिवर्तन है।
रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। दूध का दही बनना, दूध का दही बनना, ये कौन सा परिवर्तन हो सकता है, इसको बताओ जरा। दूध का दही बनना ये कौन सा होगा, भौतिक या रासायनिक? भौतिक या रासायनिक बताओ। लोहे पे जंग लगना तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। दूध का दही बनना ये कौन सा परिवर्तन है, सोचो। दूध का दही बनना तो कौन सा होगा, रासायनिक। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि दूध था भाई, दूध होता है उसको हम आप जब उबालते हैं, उबालने के बाद उसको जमाया जाता है ना। तो जब जमाते हो तो ये बात सबको पता है कि दूध को जब आप जमा देते हैं तो उसका जो पीएच मान होता है, तो आगे आपको पढ़ना पीएच मान क्या होता है, उसका पीएच मान बदल जाता है। मतलब दूध क्या होता है, अम्लीय हो जाता है। जब वो अम्लीय हो जाता है तो उसमें एक बैक्टीरिया जनरेट हो जाता है जिसका नाम क्या होता है, लैक्टोबैसिलस। उस बैक्टीरिया की वजह से दूध क्या हो जाता है, फट जाता है और दही बन जाता है। तो मतलब पहले दूध का पीएच मान कुछ और था, उसको जब हमने जमा दिया उसमें बैक्टीरिया जनरेट हुए, उसकी वजह से दूध क्या हो गया, अम्लीय हो गया, अम्लीय अवस्था में आ गया, तो बन क्या गया, दही बन गया। तो अगर हम चाहें कि उस दही से पुनः दूध बना लें, नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसका मतलब दूध का दही बनना एक स्थायी परिवर्तन हो गया, क्योंकि दही बनने के बाद वो दूध बन नहीं सकती। तो अगर नहीं हो सकता ऐसा तो इसका मतलब ये क्या है, ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का क्या है, रासायनिक परिवर्तन। तो लोहे का जंग लगना, दूध का दही बनना। अच्छा, हमारी बॉडी में भोजन का पाचन होने से बता चुका है, पाचन होना है ना। हमारे शरीर के अंदर जब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो पाचन होता है, ये यूँ कहो कि भोजन का पचना है ना, भोजन का पचना। भोजन का पचना क्या है, एक प्रकार का ये भी रासायनिक ही होगा, है ना। क्योंकि बताया नहीं ये रासायनिक में कि जब खाना आप खाते हैं तो किस अवस्था में होता है, स्टार्च होता है। स्टार्च एक प्रकार क्या है, पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च आपने खाया, खाने के बाद उसका डाइजेशन हुआ, तो जब डाइजेशन होता है तो वो स्टार्च किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। अब हम चाहें कि उस ग्लूकोज से पुनः स्टार्च बना ले तो नहीं बना सकते, तो भी क्या है, प्रकार की स्थायी है। स्थायी इसका मतलब क्या है कि रासायनिक है। ठीक है, ये भी क्या है, प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। तो बातें समझ में आ गई, परिवर्तन क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। परिवर्तन का मतलब क्या है कि इस चीज के एक रूप से दूसरे रूप में, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाना है। और अगर वो जो परिवर्तन हुआ है वो हमेशा हमेशा के लिए मतलब स्थायी हो गया तो उसे हम क्या कह देंगे, रासायनिक परिवर्तन कह देंगे। और वो अगर अस्थायी है, अस्थायी होने का मतलब क्या है कि अगर आप पहले वाले पदार्थ को पुनः प्राप्त कर लेते हैं तो मतलब अस्थायी है। और अस्थायी तो उसे हम क्या नाम देंगे, उससे हम नाम देंगे भौतिक परिवर्तन। ओके, चलो इतनी बातें लिखो, फिर आगे चलते हैं। परिवर्तन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये बातें हमने पढ़ ली हैं। अब चलते हैं आगे। ठीक है, चलो तो इसको रब करते हैं जरा सा, फिर आगे चलते हैं। अब हम लोग बातें करेंगे अपने चैप्टर पे। अब ये सारी बातें बेसिक, इसमें चैप्टर का भी कुछ नहीं है। अब हम लोग अपने चैप्टर पे आएंगे जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो जैसा भाई कि चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अभिक्रियाएं है, तो पहले समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो हेडिंग लगा लीजिए अपनी कॉपी में आप लोग, क्या, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। ये है आपकी हेडिंग, इसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। तो पहले एक बात आपको यह पता होनी चाहिए बिल्कुल कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसमें क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी कैसे, कि मतलब क्या है। पहले इसकी परिभाषा लिखो, इसकी परिभाषा लिखो तो समझ में आएगा। इसकी परिभाषा है कि एक अथवा एक से अधिक पदार्थों के मध्य, लिखो साथ में जरा लिखते हैं, एक अथवा एक से अधिक, एक अथवा एक से अधिक पदार्थों के मध्य, एक से अधिक पदार्थों के मध्य रासायनिक परिवर्तन के द्वारा, रासायनिक परिवर्तन के द्वारा नए गुण वाले
नए गुण वाले पदार्थ प्राप्त करने की प्रक्रिया, नए गुण वाले पदार्थ प्राप्त करने की प्रक्रिया, प्राप्त करने की प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ये है इसकी परिभाषा। तो इसको जरा लिख लो, फिर से आगे बात करते हैं इससे। क्या है कि एक अथवा एक से अधिक पदार्थों के मध्य रासायनिक परिवर्तन, ये बात आपको ध्यान देनी है यहाँ पे। रासायनिक परिवर्तन मतलब रासायनिक अभिक्रिया तभी होगी जब पदार्थ मध्य कैसा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। अगर रासायनिक परिवर्तन होगा तभी उसको हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है, अन्यथा नहीं कहेंगे। अगर मान लो कोई परिवर्तन तो हुआ, लेकिन अगर वो भौतिक परिवर्तन है तब उसको नहीं कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई। रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए बिल्कुल जरूरी है कि वो परिवर्तन कैसा हो, वो परिवर्तन जो हो वो रासायनिक परिवर्तन हो। ठीक है, मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया तभी होगी जब किसी पदार्थ, अच्छा वो पदार्थ कम से कम एक तो होना चाहिए भाई। एक पदार्थ में भी रासायनिक परिवर्तन हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो अगर एक अथवा एक से अधिक पदार्थ हैं और उनके मध्य कैसा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। तो जब रासायनिक परिवर्तन होगा तो रासायनिक परिवर्तन के बाद एक नया पदार्थ बनेगा, है ना। और जो नया पदार्थ प्राप्त होगा उस पदार्थ का जो गुण होगा वो पहले वाले पदार्थ के गुण से चेंज होगा, अलग होगा। ठीक है, मतलब उसका गुण भी बदल जाएगा। तो रासायनिक परिवर्तन के द्वारा नए गुण वाले पदार्थ प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, वो जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के नाम को हम लोग क्या नाम देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। मतलब एक बात बिल्कुल आपको ये याद रखनी है ना कि मतलब रासायनिक अभिक्रिया केवल तभी और तभी होगी जब उसमें कैसा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। अगर परिवर्तन भौतिक है तो उसको हम रासायनिक अभिक्रिया नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये लिखो परिभाषा रासायनिक अभिक्रिया। एक अथवा एक से अधिक पदार्थों के मध्य रासायनिक परिवर्तन के द्वारा नए पदार्थ प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बता सकते हो। अच्छा अब हम आपसे पूछे, मान लो भी हम आपसे पूछ रहे हैं, हाँ क्या बताएं कि मतलब रासायनिक अभिक्रिया कब होगी, जब परिवर्तन कैसा होगा, रासायनिक, है ना। मतलब ये बात बिल्कुल इतनी आपको याद रखनी है कि अगर वो परिवर्तन जो हो रहा है पदार्थ में, वो रासायनिक परिवर्तन मतलब वो एक स्थायी हो रहा है, मतलब जो चेंज हुआ है वो स्थायी हमेशा हमेशा के लिए हुआ है, तो उसे हम क्या कह देंगे, रासायनिक अभिक्रिया कह देंगे। तो अगर हम आपसे पूछें कि हमारे अंदर भोजन का पचना, मतलब हमारे अंदर या जीव जंतु, कोई भी जीव जंतु ले लो, भोजन का जो पचना है, भोजन का पचना, क्या हम उसे रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं? जरा सोच बताओ भाई। आपने रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या पढ़ी कि एक अथवा एक से अधिक पदार्थों के मध्य कैसा परिवर्तन हो, रासायनिक परिवर्तन हो। अगर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम क्या कह देंगे, रासायनिक अभिक्रिया कह देंगे। तो हमारी बॉडी के अंदर भोजन का डाइजेशन होता है, मतलब भोजन का पचना। अब ये भी पढ़ किया है, भोजन पचना क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन इसमें तो होता है। तो अगर भोजन का पचना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन इसमें होता है, और अगर रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जो पचने, मतलब वो जो बनने का प्रोसेस है वो क्या है, एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर जब भोजन पचता है, मतलब भोजन पचने को जो पूरा प्रोसेस चलता है हमारी बॉडी के अंदर, वो प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ऐसा नहीं हो केवल केमिस्ट्री में ही होती है, लैब में रासायनिक अभिक्रियाएं हमारी बॉडी में भी होती हैं। समझ गए बात को, ये प्रकार क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो आज से अगर आपसे कोई पूछे क्या हमारी बॉडी के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, तो क्या जवाब दोगे, जी हाँ होती हैं। कैसे, भोजन का पचना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, और अगर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब वो जो परिवर्तन होने का प्रोसेस है वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो भोजन का पचना एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, समझ गए। चलो, तो भोजन का और कोई एग्जाम्पल सोच के बताइए आप लोग, एक बार बताओ भाई। भोजन का पचना तो हमने पढ़ लिया, एक प्रकार क्या है, मतलब भोजन का पचना, भोजन का पचना एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। और कोई सोच के बताओ जो हमारी बॉडी के अंदर होती हो, बता सकते हो हमारी बॉडी के अंदर, या कोई बताओ, कोई भी सोच बताओ रासायनिक अभिक्रिया की एग्जाम्पल। भोजन का पचना, अच्छा अभी जो एग्जाम्पल लिए थे, मान लो अच्छा अगर हम आपसे पूछें अब कि क्या पानी का बर्फ बनना है, पानी का बर्फ बनना
पानी का बर्फ बनना, मतलब जो पानी से बर्फ बनने की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं क्या? सोच के बताना। रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं? बताओ, क्या पानी का बर्फ बनना एक रासायनिक अभिक्रिया है? सोचो सोचो सोचो, क्या ये रासायनिक अभिक्रिया है? नहीं है, नहीं है ना। हाँ, क्यों? क्योंकि जो पानी से बर्फ बना था, तो हमने देखा कि पानी का बर्फ बनना मतलब पानी था वो बर्फ बना, लेकिन हमने देखा कि बर्फ से हम पुनः पानी को प्राप्त कर लेते थे। इसका मतलब ये जो परिवर्तन इसमें चेंज आ रहा था वो कैसा था? एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन था। और हमने क्या पढ़ा है कि अगर परिवर्तन कैसा होगा, रासायनिक परिवर्तन, तभी उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। इसका मतलब पानी का बर्फ बनना ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। समझिए, आ गई बात? समझिए। तो मतलब आपको बिल्कुल इतना क्लियर करना है कि अगर परिवर्तन वो कैसा है? रासायनिक है, तभी वो क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया होगी, अन्यथा उसे हम रासायनिक अभिक्रिया नहीं कह सकते। तो आज के लिए हम लोग अपनी क्लासेज यहीं तक रखते हैं, फिर आगे कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।